नमस्कार, मैं एडवोकेट अशोक चैतन्य एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर हूँ और दिल्ली में ट्रायल कोर्ट्स, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल लिटिगेशन और मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में प्रैक्टिस करता हूँ। आज हम लोग एक बेहद महत्वपूर्ण और रोचक कानूनी विषय पर चर्चा करेंगे। क्या कोई नाबालिग या कम आयु का बच्चा किसी फौजदारी मुकदमे में कोर्ट के समक्ष एक कॉम्पिटेंट विटनेस हो सकता है, एक सक्षम गवाह हो सकता है? क्या उस मुकदमे में अदालत उसकी गवाही को स्वीकार करेगी? इस विषय पर कानूनी व्यवस्था क्या है, आज हम लोग इस वीडियो में इसी महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। गवाह और गवाह की गवाही, इन दोनों बातों को जो रेगुलेट और कंट्रोल करता है वह कानून है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। धारा 124 सेक्शन 124 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम यह व्यवस्था देती है कि कोई भी व्यक्ति जो गवाही देने के लिए सक्षम है, चाहे वह किसी भी आयु का हो, वह गवाही दे सकता है, बशर्ते कि कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो कि जो भी प्रश्न उस गवाह से किए जाते हैं वह गवाह उन प्रश्नों को समझ सकता है और उन प्रश्नों का विवेकपूर्ण उत्तर दे सकता है। केवल यही दो टेस्ट गवाह को पास करने होते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि आयु के आधार पर किसी की भी गवाही को ठुकराया नहीं जा सकता है, उस गवाह को अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि कोर्ट संतुष्ट कैसे होगी, यह कैसे माना जाएगा कि उस विटनेस के वह विटनेस प्रश्नों को समझ सकता है और उनका विवेकपूर्ण उत्तर दे सकता है। इस बात की संतुष्टि कोर्ट कैसे करेगी? तो इसका उत्तर यह है कि कोर्ट को अगर गवाह के ऊपर उसकी कम आयु होने के कारण या बहुत ज़्यादा आयु होने के कारण या कोर्ट को ऐसा लगता है कि किसी बीमारी के कारण वह व्यक्ति सक्षम गवाह नहीं हो सकता है, तो वैसी परिस्थिति में कोर्ट को कुछ प्रश्न करने होते हैं गवाह से, और वे प्रश्न सामान्य प्रश्न होते हैं। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं, इस तरह के सामान्य प्रश्न किए जाते हैं। और अगर ये इन सामान्य प्रश्नों को वह गवाह समझ सकता है, इसका मतलब कि वह एक सक्षम गवाह है। अब बच्चों के मामले में कोर्ट को यह प्रश्नोत्तरी लिखना भी पड़ता है। यह इसलिए ताकि अगर ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाए तो जो हायर कोर्ट्स हैं इन प्रश्नोत्तरियों के माध्यम से यह सुनिश्चित कर सके और यह समझ सके कि ट्रायल कोर्ट सही रूप से संतुष्ट हुआ और संतुष्ट हुआ भी या नहीं हुआ। ये संतुष्टि करना हायर कोर्ट की जिम्मेदारी है और इस आधार पर हायर कोर्ट ट्रायल कोर्ट के निर्णय को सही ठहरा सकता है या उस निर्णय को सेट असाइड कर सकता है। अब इसके आगे जब हम चलते हैं तो प्रश्न यह आता है कि गवाही में होता क्या है। तो देखें, जब कोई भी गवाह अदालत के सामने गवाही देने के लिए आता है तो उसे 3 चरणों से गुजरना पड़ता है। पहला चरण वह होता है जिसमें उसका चीफ इन एग्जामिनेशन होता है, उसका मुख्य परीक्षण होता है। जो भी पक्ष उस गवाह को अपने पक्ष में गवाही देने के लिए बुलाया होता है, वह पक्ष या उस पक्ष के वकील उस गवाह से प्रश्न करते हैं और उन प्रश्नों को चीफ इन एग्जामिनेशन किया जाता है।
जब उनके प्रश्न पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद उस गवाह को विपक्ष को के सामने रखा जाता है और विपक्ष उस गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, प्रति परीक्षा करता है। और यह किसी भी फेयर ट्रायल के लिए और विशेषकर एक्यूज्ड के लिए एक बहुत बड़ा उसके हाथ में टूल होता है, जिसके जरिए वह उस गवाह की क्रेडिबिलिटी को डिमोलिश करता है, उसकी सत्यता को परखता है, उसकी विश्वसनीयता को या तो पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करता है या कम करने का प्रयास करता है। और तीसरी स्थिति आती है, अगर ज़रूरत हो तो उस गवाह का री एग्जामिनेशन भी किया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर नाबालिग या कम उम्र का बच्चा गवाही देने के लिए आता है और कोर्ट संतुष्ट हो जाती है कि वह उससे किए गए प्रश्नों को समझ रहा है और उनका विवेकपूर्ण उत्तर दे रहा है और इस तरह वह एक सक्षम गवाह है, तो इसलिए उसकी गवाही रिकॉर्ड की जाएगी। तो क्या ऐसे में उस बालक गवाह को का क्रॉस एग्जामिनेशन भी किया जाएगा? तो इसका उत्तर है हाँ, उस बालक को भी किसी सामान्य गवाह की तरह क्रॉस एग्जामिनेशन के स्टेज से गुजरना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और आती है, जब भी आप गवाही के लिए कटघरे में आते हैं, विटनेस बॉक्स में आते हैं, तो आपकी गवाही शुरू होने से पहले आपको शपथ दिलाया जाता है। शपथ यह दिलाया जाता है कि आप जो कुछ भी कहेंगे वह सच कहेंगे और सच के सिवा कुछ और नहीं कहेंगे, और बिना इस शपथ के गवाही को सही नहीं माना जाता है। ऐसी व्यवस्था कहाँ पर है? ऐसी व्यवस्था हमारे भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS इनमें नहीं है। यह व्यवस्था द ओथ्स एक्ट 1969 उसकी धारा 4 में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जो भी गवाह किसी भी कोर्ट में गवाही देने के लिए आएगा तो उसे वहाँ पर शेड्यूल 1 में दिए गए शपथ के प्रारूप के अनुसार शपथ लेना पड़ेगा कि वह जो कुछ भी कहेगा सच कहेगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहेगा। और यह इसलिए किया जाता है ताकि जो गवाह गवाही देता है वह केवल सच बोले, और अगर झूठ बोलते हुए वह पाया जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को उसको भुगतना पड़ेगा, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उसने शपथ लेकर वह गवाही दी होती है। इसका अर्थ यह भी हुआ कि जो भी गवाह गवाही देने आता है उसे सत्य और झूठ के बीच का फर्क पता होता है। तो क्या जहाँ पर यह बालक अपनी गवाही देने के लिए आता है उसे भी शपथ दिलाई जाएगी? तो यहाँ पर 2 व्यवस्थाएं हैं। अगर वह 18 साल से कम है तो अवयस्क है, तो 12 वर्ष से ऊपर और 18 वर्ष से कम अवयस्क जो हैं उन्हें शपथ लेना पड़ेगा। लेकिन इसी ओथ एक्ट 1969 की धारा 4 के अनुसार अगर वह बालक 12 वर्ष से कम आयु का है तो उसे यह शपथ नहीं दिलाई जाएगी, और शपथ न दिलाए जाने के बावजूद भी उसकी गवाही को स्वीकार किया जाएगा। यहाँ पर यह व्यवस्था विचार करने वाली है और महत्वपूर्ण है। अब सवाल यह आता है कि जब उसकी गवाही पूरी हो जाएगी तो क्या उसकी गवाही के आधार पर किसी एक्यूज्ड का कन्विक्शन किया जा सकता है? एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, जब भी किसी विटनेस की टेस्टिमनी होती है कोर्ट के सामने तो उसके जो हाव भाव होते हैं उसको भी कई बार कोर्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी व्यवस्था हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या जो पुराना कोड था CRPC, वैसे उसमें दिया हुआ है। अगर हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करें तो उसके सेक्शन 315 में ऐसी व्यवस्था दी गई है। तो जब बालक की गवाही होगी तो उसके भी जो हाव भाव हैं उनको ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड कर सकती है, और वस्तुतः उसे रिकॉर्ड करना भी चाहिए। अब सवाल यह आता है कि क्या ऐसा जो चाइल्ड विटनेस है
उसकी टेस्टिमनी को पूरी तरह से रिलायबल माना जाएगा? क्या उसके ऊपर कंप्लीटली रिलायंस प्लेस करके और एक्यूज का कन्विक्शन किया जा सकता है? तो देखिए, ऐसा कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है कि उसके टेस्टिमनी को अगर वह रिलायबल प्रतीत होता है तो स्वीकार न किया जाए, लेकिन एज ए रूल ऑफ प्रूडेंस ऐसा माना जाता है कि चूंकि वह बालक है और उसे ट्यूटर किया जा सकता है, इसकी संभावना ज़्यादा होती है, उसे सिखा पढ़ा कर लाया जा सकता है, तो ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट्स ये कोशिश करते हैं कि उसकी टेस्टिमनी को कहीं ना कहीं से करबरेशन मिले, जो बाकी और एविडेंसेस आते हैं उनसे वो कहीं करबरेट हों, और अगर करबरेट होते हैं तो वैसी स्थिति में उस चाइल्ड विटनेस की टेस्टिमनी को और स्ट्रॉन्ग तरीके से देखा जाता है और स्ट्रॉन्ग तरीके से उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो यही कानूनी व्यवस्था इस मामले पे है। अगर आपको हमारा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो कृपया आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मैं अपने चैनल पर ऐसे ज्ञानवर्धक और जानकारीपूर्ण वीडियोस डालता रहता हूं, तो आप घंटी का बटन दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आप तक यह पहुंच सके। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।